साथियों, बिहार राज्य का 21वां राज्य अधिवेशन है और 23 अगस्त को हो रहा है। अधिवेशन का दूसरा सत्र चल रहा है। दूसरे सत्र के जो विषय है वो है SC ST OBC एंड माइनॉरिटी अर्थात मूल निवासी बहुजनों का सामाजिक ध्रुवीकरण न होने का मूल कारण राजनीतिक नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, एक गंभीर चर्चा। अथवा में दूसरा विषय है SC ST OBC और माइनॉरिटी अर्थात मूल निवासी बहुजन इकट्ठा आकर संघर्ष करते हैं तो ब्राह्मणवादी लोग भी आपके जूतों के फीते बांधने और खोलने में गर्व महसूस करेंगे, एक गंभीर विश्लेषण। तीसरा विषय अथवा में रखा गया है सभी समविचारी राजनीतिक दलों को मिलकर मूल निवासी बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए कॉमन फ्रंट का निर्माण करना चाहिए, गंभीर मंथन। साथियों, ये जो विषय है इस विषय को समझने के लिए हम लोगों को बैकग्राउंड में कुछ बातें समझना होगा, तो फिर ये बातें हम आगे किस तरह से लेके जा सकते हैं, इन बातों को जानना समझना आसान होगा। तो इसके लिए पहला मुद्दा ये है कि देश में जो आज़ादी का आंदोलन चलाया गया उसकी प्रमुख एजेंसी थी कांग्रेस, और कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन ब्राह्मणों ने की थी। इसका अर्थ ये था कि ये सभी लोगों के आज़ादी का आंदोलन नहीं था, ये ब्राह्मणों के आज़ादी का आंदोलन था। और चूंकि हमें ये फितूर लगता है इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसा इसलिए नहीं कह रहे। ज्योतिराव फूले को कांग्रेस के ब्राह्मणों ने इस राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस में लाने की कोशिश की, मगर उन्होंने इसको नेशनल कांग्रेस अर्थात राष्ट्रीय सभा मानने से इनकार किया और कहा यह ब्राह्मण सभा है। इसलिए उन्होंने इसमें जाने से इनकार कर दिया। और दूसरी बात कि यदि हम लोग ब्राह्मणों को आज़ादी हासिल करने में मदद करते हैं और अगर ब्राह्मण आज़ाद होते हैं तो ब्राह्मण हम लोगों को आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये विचार, ये सोच ज्योतिराव फूले के मन में था और इसीलिए गुलामगिरी नाम के किताब में उन्होंने कहा कि जब तक अंग्रेज भारत में है तब तक अवसर है, इस अवसर का फायदा लेकर हम लोगों को जल्दी से जल्दी करनी चाहिए और ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए शूद्रों और अतिशूद्रों को इकट्ठा होना चाहिए। यही बात पहले विषय में आज रखी गई है जो ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नाम के किताब में लिखी थी, सामाजिक ध्रुवीकरण। ये जो सामाजिक ध्रुवीकरण न होने का मूल कारण राजनीतिक नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, तो सामाजिक ध्रुवीकरण होने से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जो समाज के अंदर समाज रचना में जो हाशिए पर पहुंचाए हुए सामाजिक घटक हैं उन लोगों को इकट्ठा करने का मतलब है सामाजिक ध्रुवीकरण। तो ज्योतिराव फूले ने शूद्र और अतिशूद्र, शूद्र यानी OBC वर्ग, ज्योतिराव फूले ऐसा कहते थे, शूद्र यानी OBC वर्ग, अतिशूद्र का मतलब है अछूत,
आदिवासी और नोमेडिक ट्राइब, घुमंतु जाति, इनको वो अतिशूद्र कहा करते थे और इन लोगों को कहते थे शेठजी और भटजी जो है ये इन लोगों के दुश्मन है, इनसे हमको सावधान रहना चाहिए और इनके विरोध में हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। ये बात थी जिसकी वजह से बाबा साहब ज्योतिराव फुले इसमें शामिल नहीं हुए। छत्रपति शाहू महाराज भी इसमें शामिल नहीं हुए। प्रयास किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो तिलक को छत्रपति शाहू महाराज ने कहा कि तुम ब्राह्मण लोग मेरे जैसे राजा के साथ जो व्यवहार करते हो, जब तुम लोगों की आज़ादी आ जाएगी तो तुम्हारे आज़ादी में तुम हमारे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करोगे, ये सोचकर ही मेरे शरीर पर रोए खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप चले जाओ, मैं अपने भोले भाले भाइयों को जो भेड़ बकरियों की तरह है वो आपके इस शेरों के झुंड में शामिल होने के लिए नहीं कह सकता। तो छत्रपति शाहू महाराज सतर्क थे। बाबा साहब अंबेडकर ने भी लाला लाजपत राय के द्वारा प्रयास करने के बावजूद भी उन्होंने तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया और ज्योतिराव फुले का रास्ता अपनाया, छत्रपति शाहू महाराज का रास्ता अपनाया कि हमें अपने आजादी का आंदोलन अलग से चलाना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा चलाए गए आजादी के आंदोलन में अगर शामिल होते हैं तो हमारे लोगों का जो जागृति का लेवल है उससे ब्राह्मण हमारा केवल इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर भी इनके तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। ज्योतिराव फुले को लगता था कि आजादी के आंदोलन में हमारा इस्तेमाल करेंगे, शाहू महाराज को लगता था, बाबा साहब आम्बेडकर को लगता था। तो इन लोगों को जो लगता था, ये दूर तक देखने वाले दूरंदर्शी नेता थे, दूरदृष्टि वाले नेता थे और इसलिए 15 अगस्त को जब आजादी मिली तो अंग्रेजों ने एक ब्राह्मण को देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया और ब्राह्मण को आजादी ट्रांसफर कर दिया। यानी जो ज्योतिराव फुले गुलामगिरी में सोचते थे वही हुआ, जो शाहू महाराज सोचते थे वही हुआ, जो बाबा साहब अम्बेडकर सोचते थे वही हुआ। और इसलिए उन्होंने उनके आजादी के तथाकथित आंदोलन में सहभागी होने से इनकार किया था। ये अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। जब भारत का हुक्मरान ब्राह्मण हो जाएगा अंग्रेज की जगह, तो वो भारत में मनुस्मृति का राज लागू कर सकता है। ये खतरा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा कि आप लोगों को भारत छोड़कर जाने के पहले भारत में संविधान निर्माण करना चाहिए और सभी लोगों के सहमति से संविधान का निर्माण होना चाहिए। केवल गांधी और नेहरू के सहमति से नहीं होना चाहिए, ये अंग्रेजों की निगरानी में होना चाहिए। इसलिए आरएसएस के लोग ये प्रचार करते हैं कि अंग्रेजों के निगरानी में ये संविधान बनाया गया और इसीलिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा चाहते थे, बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल, बैरिस्टर मोहम्मद अली जीना ऐसा चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने के पहले संविधान निर्माण करके जाए और जो वंचित लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं,
माइनॉरिटी के लोग हैं उनके सहमति से संविधान का निर्माण होना चाहिए, नहीं तो भारत में गांधी के नेहरू के नीति के आधार पर होगा तो मनुस्मृति लागू हो सकती है। ऐसा आशंका उनके मन में क्यों थी? उसका एक बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि गांधी ने, जो लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल थे, 46 तक थे, 2 सितंबर 46 के पहले उनका यहां से तबादला हो गया। उसके बाद माउंटबेटन आए, तो लॉर्ड वेवेल जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने गांधी जी को पूछा कि क्या आप ये तमाम एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को आजाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार हो? एक चिट्ठी लिख करके पूछा, क्योंकि गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी। उसका जवाब देते वक्त उन्होंने कहा कि हम आजादी देने के लिए तैयार हैं, मगर क्या आजादी में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार हो? तो गांधी जी ने लिखित जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। यानी इन लोगों को वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, संवैधानिक सुरक्षा कवच देने के लिए तैयार नहीं। जब बाबा साहब आंबेडकर ने देखा कि ये संवैधानिक सुरक्षा कवच देने के लिए तैयार नहीं है, तो बाबा साहब आंबेडकर ने अंग्रेजों के तरफ इस बात का आग्रह किया। मोहम्मद अली जीना ने इस बात का आग्रह किया कि अंग्रेजों को संविधान निर्माण किए बगैर भारत छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह थी जो भारत के बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पता नहीं है। गांधी जी अंग्रेजों को कहते थे, जब अंग्रेज उनको कहते थे कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार हो, तो गांधी जी उनको जवाब देते थे। क्या जवाब देते थे? तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम भारत छोड़ के चले जाओ, ये हमारा आंतरिक मामला है। उसका दूसरा अर्थ, हमने इनको शूद्र बना के रखा हुआ है, इनको अछूत बना के रखा हुआ है। बैकवर्डों पर हम लोगों ने शूद्रत्व थोपा हुआ है, महिलाओं पर शूद्रत्व थोपा है, शेड्यूल कास्ट को अछूत बना के रखा है, घुमंतू जातियों को बहिष्कृत बना के रखा है, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया है। तुम जाओ, ये हमारा आंतरिक मामला है। यानी हमने ऐसा, गांधी जी मन में मन ही मन सोचते थे, ये हमारा आंतरिक मामला है, इसका क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुम जाओ, तुम जाओ, ये हम देखेंगे इसका क्या करना है। इसका मतलब है कि गांधी जी इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसका मतलब यह है कि गांधी जी आजादी के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल करना चाहते थे। यह बात ज्योतिराव फुले समझ गए थे, यह बात बाबा साहब आंबेडकर समझ गए थे, शाहू महाराज समझ गए थे।
इसलिए उन लोगों ने उनके तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया। वो पहले से जानते थे कि ये आजादी का आंदोलन हम लोगों को आजाद भारत में गुलाम बनाए रखने के लिए है। तो इन लोगों ने ये गुप्त एजेंडा बना के रखा था और इसको वो बरकरार रखना चाहते थे। अंग्रेजों पर जब इन्होंने दबाव डाला तो अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया और स्वीकार करने की वजह से जब बाबा साहब आंबेडकर ने इन लोगों को संकट में फंसाया तो संकट से निकलने के लिए बाबा साहब आंबेडकर को संविधान सभा में अकेले होने के बावजूद भी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और इसका फायदा लेकर बाबा साहब आंबेडकर ने 395 आर्टिकल का संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया। तो संविधान में शेड्यूल कास्ट को 1703 जातियों को 1703 नाम थे तो उन्होंने एक नाम दिया। 1703 लोगों को एक संगठन में कानूनी रूप से बांधा। अब किसी भी चमार को, महार को, मातंग को, किसी को भी पूछो रेल में, बस में, कौन शेड्यूल कास्ट, वो ये नहीं कहता मातंग, महार, चमार, डोम, ये नहीं कहता। तो उनको 1703 जातियों में इकट्ठा किया, आदिवासियों को 801 ट्राइब्स में इकट्ठा किया और 3743 जातियों में ओबीसी को इकट्ठा किया एक टर्मिनोलॉजी में। तो ये इन लोगों को इकट्ठा करने का 26 जनवरी 1950 के संवैधानिक लॉ के अनुसार, लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार उन्होंने ये किया। उसके बाद आजाद भारत में जब संविधान लागू हुआ तो एक ब्राह्मण के नियंत्रण में संविधान पर अमल ना होने की व्यवस्था की गई और पहले लोकसभा के चुनाव से यह शुरू हुआ। 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें देकर भारत के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया गया और ब्राह्मणों के अनुकूल कानून बनाए गए और कानून बनाकर इन्होंने अपना काम जारी रखा। आज ब्राह्मणों के जिनकी संख्या 3.5% है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके अनुसार 6% वोट 3 राज्यों में जिस पार्टी को पड़ेंगे वो पार्टी ही नेशनल पार्टी मानी जा सकती है। मगर ब्राह्मणों की तो संख्या ही 3.5% है। उनकी तो एक राज्य में भी, उनकी तो एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं बनाई जा सकती, बन सकती है, एक भी नहीं बन सकती। मगर ब्राह्मणों ने कानून और संविधान के विरोध में जाकर, भ्रष्टाचार का सहारा लेकर, रूल ऑफ लॉ के विरोध में काम करके 5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई और 5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाकर सारे देश भर में इन लोगों ने ब्राह्मण राज स्थापन कर दिया। अब ब्राह्मण राज स्थापन करने के बाद एससी एसटी ओबीसी के सामने पहले नंबर की चुनौती यह है कि इसमें परिवर्तन कैसे किया जाए। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक इनकी मौलिक गुलामी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता और इसलिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का सामाजिक ध्रुवीकरण होना जरूरी है। यह सामाजिक ध्रुवीकरण जो एससी एसटी ओबीसी के अंदर आजाद भारत में नेता पैदा हो गए हैं, उनके सामने कोई गोल नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनकी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है। और जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, आमतौर पर आप देखोगे जैसे बीजेपी है,
38 बैकवर्ड क्लासेस की पार्टियां, शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस की 38 पार्टियां बीजेपी गठबंधन में शामिल है। यानी बीजेपी के ब्राह्मण उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, जो कांग्रेस ब्राह्मणों की ओरिजिनल पार्टी है, उनके गठबंधन में 23 पार्टियां शामिल है। वो भी SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टियां है। इसका मतलब यह है कि जो इन लोगों के छोटे छोटे संगठन हैं, निरुद्देश है, व्यक्तिगत आकांक्षाएं है, तो उसका ब्राह्मण लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक बात और भी समझ में आती है कि ये एक जातीय चेतना के तौर पर ये पार्टियां काम कर रही है। ये जो तमाम SC ST OBC की पार्टियां जातीय चेतना के आधार पर काम कर रही है। लोगों के अंदर जो जातीय चेतना है उसका वो इस्तेमाल कर रही है, और इसलिए जातीय चेतना ब्राह्मणवाद का भक्ष बनने का खतरा होता है। और आज हमें 38 बैकवर्ड क्लासेस की पार्टियां बीजेपी के नेतृत्व में, NA ब्राह्मण के, और 22 पार्टियां कांग्रेस के ब्राह्मणों के नेतृत्व में काम कर रही है। ऐसी बातें दिखाई दे रही है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे उदाहरणों से यह बात सिद्ध होती है कि इस जातीय चेतना का, व्यक्तिगत आकांक्षा और महत्वाकांक्षाओं का इन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये जातीय चेतना ब्राह्मणवाद का भक्ष बन रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसलिए इसकी वजह से सारे देश भर में SC ST OBC माइनॉरिटी में शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, शिक्षा की संख्या बढ़ गई है, शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ गई है, मगर सामाजिक ध्रुवीकरण उस अनुपात में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिस अनुपात में होना चाहिए। इसलिए ये संकट अभी भी बरकरार हैं, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा हो नहीं रहा है, और इसकी वजह से सामाजिक क्षेत्र में जो ध्रुवीकरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और राजनीतिक क्षेत्र में फायदा नहीं हो रहा है, और आपस में टकराव हो रहा है। ब्राह्मण इसका इस्तेमाल कर रहा है। बिहार का उदाहरण लीजिए, एक जाति ने एक पार्टी बनाई, दूसरी जाति ने दूसरी पार्टी बनाई, तीसरी जाति ने तीसरी पार्टी बनाई। बिहार में यह उदाहरण दिखाई देता है। चौथी जाति ने, एक शेड्यूल कास्ट ने एक जाति की पार्टी बनाई, दूसरे एक शेड्यूल कास्ट ने दूसरी पार्टी बनाई, तीसरा एक OBC के जाति का है, उसने एक पार्टी बनाई, चौथा एक OBC का लीडर है, उसने एक OBC की पार्टी बनाई, चौथा एक OBC की जाति अलग जाति है, उसने एक अलग पार्टी बनाई। बिहार में ये जातीय चेतना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, विरोध करने के लिए या उनको टारगेट करने के लिए या उनको भला बुरा कहने के लिए नहीं, बात स्पष्ट करने के लिए, लोगों को बात समझ में आ जाए। ये जातीय चेतना है, और इस जातीय चेतना का ब्राह्मणवादी लोग भक्ष कर सकते हैं, ये पहले हमने अनुमान व्यक्त किया था। अभी ये अनुमान नहीं है, ये वास्तविकता में परिवर्तित हो गया है, ये दिखाई दे रहा है। इसे सही तरीके से समझने की और जानने की जरूरत है, और इसकी वजह से तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो ब्राह्मण राज से पीड़ित है या ब्राह्मणिक व्यवस्था से पीड़ित है, उसकी पीड़ा लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही है। पहले विषय के संदर्भ में मैं ये बात आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, दूसरा विषय कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का ध्रुवीकरण होना चाहिए, ऐसी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 24 और 25 अप्रैल 1948 में, जब वो दिल्ली में लॉ मिनिस्टर थे, तब उत्तर प्रदेश का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राज्य अधिवेशन हो रहा था। उस दौरान
उन्होंने ये बात कही। 24 तारीख के पहले बाबा साहब आंबेडकर लखनऊ पहुंचे थे और बैकवर्ड क्लासेस का एक डेलीगेशन उनको मिलने के लिए आया और उन्होंने उनको कहा कि आपके जैसा सफल नेतृत्व शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के पास होने की वजह से उनको संविधान में बहुत सारे अधिकार मिल रहे हैं, मगर हमारे पास आपके जैसा सफल नेतृत्व ना होने की वजह से हमें संविधान में कुछ मिल नहीं रहा है। एससी और एसटी की तरह आप भी हमारा नेतृत्व करिए, आप हमारा नेतृत्व करिए, हमारा भी नेतृत्व करिए। तो दूसरे दिन बाबा साहब आंबेडकर ने जो शेड्यूल कास्ट के लोग उपस्थित थे, उपस्थित लोगों को मार्गदर्शन करते हुए कहा है, शेड्यूल कास्ट के लोगों, आप लोगों ने एक तटबंदी बना रखी है, आप दूसरों को वोट देते नहीं, वो दूसरे आपको वोट देते नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग इकट्ठा आते हो, आपको इकट्ठा लाने की कोशिश करनी चाहिए और इकट्ठा आने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा शर्तें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर को मालूम था कि शेड्यूल कास्ट के लोग बैकवर्ड क्लासेस के सामने शर्तें रखते थे कि क्या बैकवर्ड क्लासेस के लोग इंटर कास्ट मैरिज के लिए, इंटर डाइनिंग के लिए तैयार हैं, यानी अंतरजातीय विवाह के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लोग तैयार हैं, अंतरजातीय भोजन करने के लिए अछूत और बैकवर्ड क्लासेस के लोग मिलकर भोजन करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लोग तैयार हैं। ऐसी बातें बाबा साहब आंबेडकर के सामने शेड्यूल कास्ट के लोग कहा करते थे। तो बाबा साहब आंबेडकर को यह जानकारी थी, इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के उपस्थित लोगों को कहा कि ये लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। इकट्ठा करने के लिए किसी प्रकार की शेड्यूल कास्ट के लोगों को बैकवर्ड क्लास के लोगों के सामने शर्त नहीं रखनी चाहिए। शर्त रखेंगे एकता नहीं बनेगी, संगठन नहीं बनेगा। तो एकता बननी ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाते हो तो आपकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जितनी भी समस्याएं हैं, राष्ट्रीय समस्याएं हैं, सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और आप लोग सोचते हो कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार, सरदार पटेल की सरकार अमर पट्टा लिखकर आई है, ऐसा नहीं है। ये हमेशा के लिए प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, हमेशा के लिए इनकी सत्ता रहने वाली है, ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल मेजॉरिटी होती है वो हर चुनाव में बदलते रहती है। अभी उनको बहुमत मिला, उनकी सरकार बनी। अगर तुम बहुमत लाने की कोशिश करते हो, तुम्हारी सरकार बनेगी, और जब तुम्हारी सरकार बनेगी तो गोविंद वल्लभ पंत जैसे अभी आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो तुम लोगों के जूते के फीते खोलने में, बांधने में गर्व महसूस करेंगे। ये समझाने के लिए बात को लोगों को बाबा साहब आंबेडकर ने उस समय कहा था। गोविंद वल्लभ पंत ने बाद में कंप्लेंट किया, बाबा साहब आंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू को इसका स्पष्टीकरण दिया, और स्पष्टीकरण देते वक्त उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मैं तो पॉलिटिकल मेजॉरिटी का जो भारत के संविधान ने सिद्धांत कबूल किया है वो केवल समझाने का काम कर रहा था, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण सिद्धांत उस समय बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था।
उस समय शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास जितनी पॉलिटिकल जागृति थी, उस समय ओबीसी के लोगों के अंदर उस तरह की जागृति नहीं थी। और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को नेतृत्व करने के लिए कहा जा रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए लगातार प्रयास किया। इसको सैबोटेज करने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा लगातार कोशिश होती रही, क्योंकि ब्राह्मण इस बात से डरे हुए थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बैरिस्टर पंजाबराव देशमुख, जो कुर्मी जाति के थे और ऑल इंडिया का बैकवर्ड क्लास फेडरेशन संगठन बना रहे थे, चला रहे थे, उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं अपना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का संगठन आपके बैकवर्ड क्लास के संगठन में विसर्जित कर देता हूं, क्योंकि हम सारे के सारे बैकवर्ड हैं। पंजाबराव देशमुख इस बात के लिए राजी होते, इसके पहले ही ये जानकारी लीक हो गई। जवाहरलाल नेहरू को मालूम हो गई, उनको लगा कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोग अगर भारत में इकट्ठा आ जाते हैं तो पॉलिटिकल पावर पूरी के पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने पंजाबराव देशमुख के सामने मंत्रिमंडल में आने का प्रस्ताव रखा और ये गठबंधन तोड़ने की कोशिश की। ये हिस्टोरिकल फैक्ट जो है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके आधार पर ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। पंजाबराव देशमुख का वो केवल इस्तेमाल करना चाहते थे और बाबा साहब अम्बेडकर और पंजाबराव देशमुख के बीच में अविश्वास और झगड़ा लगाना चाहते थे। उसमें जवाहरलाल नेहरू जब कामयाब हो गए, उसके बाद पंजाबराव देशमुख को जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया। अगर इसमें अविश्वास और जो झगड़ा पैदा हुआ, उसमें वो कामयाब हो गए। इसका मतलब है शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के ध्रुवीकरण से देश के राजनीति में भूचाल आ सकता है, बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जैसा जानते थे, उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू और देश के ब्राह्मणवादी लोग भी इस बात को जानते थे और इसलिए वो सतर्क थे और वो कोशिश करते थे कि ये लोग सारे देश भर में किसी आधार पर भी इकट्ठा नहीं होने चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शाहू महाराज राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल बनाना चाहते थे और अगर वो राजनीतिक दल बनता तो स्वाभाविक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर छत्रपति शाहू महाराज के राजनीतिक दल में शामिल हो सकते थे। तो फिर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस का ध्रुवीकरण हो सकता था। मगर छत्रपति शाहू महाराज का अकाली मृत्यु हुआ और अंग्रेजों ने लंदन में जो रिपोर्ट भेजा, उस रिपोर्ट में कहा कि शाहू महाराज को जहर दे के मारा गया है, जैसे शिवाजी महाराज को मारा गया है। ये षड्यंत्र भी ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। शाहू महाराज ने पहले से ही अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर भेजा था कि मुझे मारने का ब्राह्मण लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। ये चिट्ठी अंग्रेजों के द्वारा लीक कर दी गई, ये भी शाहू महाराज को मालूम हो गया। ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अब हमारे पास है। साथियों, यानी हर लेवल पर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का ध्रुवीकरण ना हो, इसके लिए लगातार कोशिश होती रही। मैं इस कोशिश में काशीराम जी के द्वारा भी बहुत बड़ा कोशिश की गई, बामसेव के द्वारा कोशिश की गई और अब हम लोग जो सोशल नेटवर्किंग का सारे देश भर में कार्यक्रम चला रहे हैं, उस सोशल नेटवर्किंग के द्वारा जो अपर लेयर शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं उनको जगाने का, फिर मिडिल लेवल की शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं उनके अंदर नेतृत्व निर्माण करने का, और जो एक्सट्रीम शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं उनके अंदर नेतृत्व निर्माण करने का, आदिवासियों के अंदर नेतृत्व निर्माण करने का, और नॉमिनिक टाइप में नेतृत्व निर्माण करने का, एमबीसी के अंदर नेतृत्व निर्माण करने का, ओबीसी के अंदर नेतृत्व निर्माण करने का, माइनॉरिटी के अंदर नेतृत्व निर्माण करने का, ऐसा माइनॉरिटी का नेतृत्व जो दूसरे मजलूमों के साथ मिलजुल कर काम करे, ऐसा प्रयास हम लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर सारे देश भर में हो रहा है। क्योंकि काशीराम जी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते थे, उस पर हमने सबसे ज्यादा काम किया।
इवन कांचीराम जी उतना काम नहीं कर पाए जितना हमने काम किया। मैं लगभग उस सिद्धांत पर अमल करने के लिए सबसे ज्यादा समय लगाया। कांचीराम जी ने लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन 81 में शुरू की, 72 में बामसेप का प्रयास उन्होंने शुरू किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल तक उन्होंने इस सिद्धांत पर अमल किया। जो सिद्धांत वो बताते थे वो सिद्धांत था गैर राजनीतिक जड़ें SC ST OBC की जब तक मजबूत नहीं होती है तब तक उनकी राजनीति सफल नहीं हो सकती। तो इसके लिए पिछले 40 साल से मैं लगातार गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का कार्य कर रहा हूं और इसकी वजह से 31 राज्यों में 542 जिलों में और आने वाले समय में 630 जिलों में और 3,500-4 हजार तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 से लेकर 2 लाख गांवों तक ये जाल अभी फैल गया है और गैर राजनीतिक जड़ें बड़े पैमाने पर मजबूत हो रही है। जब बड़े पैमाने पर मजबूती होगी तो राजनीतिक क्षेत्र में और आंदोलन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी तय है। मैं ये मानता हूं जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर चलने वाली लीडरशिप है, उस लीडरशिप के द्वारा उद्देश्य और विचारधारा के भी हमारे महापुरुषों के विरोध में काम किया जा रहा है। ऐसे सोशल मीडिया में बयान आ रहे हैं कि हम इनका इतने फीट का वो पुतला खड़ा कर देंगे और वो कहता है कि हम तो थोड़ा उससे ज्यादा बड़ा करेंगे। तो इस तरह से ये उद्देश्य के विपरीत काम किया जा रहा है। इसलिए उन लोगों से ये लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ काम होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए इसके लिए हम लोगों को ही राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रयास करना होगा और इसलिए हम लोगों को जैसे ब्राह्मणों की एक शक्ति बीजेपी है, दूसरी कांग्रेस है, तो उसी तरह से मूल निवासियों का तीसरा मोर्चा भारत में गठित होना चाहिए। अगर मूल निवासियों के ही दल 38 दल बीजेपी के साथ जाते हैं और 22 दल कांग्रेस के साथ जाते हैं, अगर हम प्रयास करें राष्ट्रीय स्तर पर, अगर हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से इनमें से बहुत सारी पार्टियां जो है वो हमारे साथ भी आ सकती है। अगर 38 में से 17 लोग, अगर 19 लोग हम अपने साथ ले ले और इधर 22 में से 11 लोग अपने साथ ले ले तो 30 जो छोटी पार्टियां हैं सारे देश भर में तो हमारे साथ आ सकती है। मगर उसके लिए हमको बुनियादी रूप से हमारा बेस तैयार करना होगा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आधार पर कार्य करने वाले जो लोग हैं वो लंबे दर तक सफल नहीं हो सकते। और हमारा जब आंदोलन बहुत तेजी से जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा तो ये जो अवसर है, ये जो रुकावट है, ये रुकावट भी दूर करने में हम कामयाब हो जाएंगे। जब जन आंदोलन शुरू होगा तो जन आंदोलन शुरू होगा तो क्या होगा, जन आंदोलन मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, जब आंदोलन जन आंदोलन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेट क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े अपनी तरफ खींचता है। उसके पास खींचने की ताकत होती है और जो छोटे टुकड़े हैं अगर वो चाहे नहीं, हम खींचे जाना नहीं चाहते हैं, इसके ये उनके बस में नहीं है। अगर एक छोटा टुकड़ा लोहे का चुंबक के सामने रख दो और छोटा लोहे का चुंबक का टुकड़ा ये सोच नहीं मैं चुंबक के तरफ खींचा नहीं जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। चुंबक अपना काम करता ही करता है और टुकड़ा जो है वो अपना काम करता है, इससे भिन्न काम वो कर नहीं सकता। इसलिए हमें आने वाले समय में ये चुंबक तैयार करने का काम करना चाहिए और इसके लिए हमें 2 तरीके अपनाने चाहिए। एक सोशल मीडिया राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करना चाहिए, 5 करोड़ लोगों का, ये 10 साल में खड़ा हो जाएगा। 5 करोड़ लोगों का सोशल मीडिया अगर खड़ा हो गया तो ये हमारा मैसेज पहुंचेगा 50 करोड़ लोगों का। जब हम आंदोलन के लिए लोगों को अपील करेंगे
तो 50 करोड़ लोग सड़कों पर उतरेंगे। गांधी ने 3 करोड़ उतारा था, हम लोग 50 करोड़ उतारेंगे जनता को सड़कों पर। जब 50 करोड़ उतारेंगे तो ये जन आंदोलन में कितना बड़ा मैग्नेट निर्माण होगा। इस मैग्नेट के सामने व्यक्तिगत आकांक्षा, महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग इसमें रुकावट डालने में ज्यादा देर तक कामयाब नहीं होंगे। इसलिए हमारे लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, हमारे लोगों को पेशेंस रखने की जरूरत है। आने वाले 10 साल में अगर हमने 5 करोड़ का मीडिया तैयार कर लिया तो हमारी ताकत आज जितनी है उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारा आंदोलन भारत का 10 साल में पहले नंबर का आंदोलन होगा। इसके लिए हमको पूरी ताकत से काम करना होगा। जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जिस रणनीति पर हम काम कर रहे हैं, उसमें केवल समय का अंतराल है और किसी की कोई रुकावट नहीं है, केवल समय है। हम और हमारे बीच में जो लक्ष्य है, जो गोल है, जो उद्देश्य है, उद्देश्य और हमारे बीच में, हमारे आंदोलन के बीच में, उद्देश्य और आंदोलन के बीच में केवल समय का अंतराल है और किसी की कोई रुकावट नहीं है। ब्राह्मण तो बहुत छोटी बात है, ब्रह्मा भी अगर साक्षात आ गया तो वो इस आंधी में जैसे सुनामी आती है तो उड़ जाती है बहुत सारी बातें, तो वह भी उड़ जाएगा और पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों को इस तरह का आंदोलन खड़ा करने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। और छेला गांव में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, अब हम लोगों को उस आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और गांव के तमाम लोगों को इस आंदोलन में सहभागी करने पर पहले नंबर का ध्यान देना चाहिए। और पढ़े लिखे लोगों को जागृत करने का काम अब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब गांव और देहात के लोगों को जगाने की, जोड़ने की, संगठन की शक्ति निर्माण करने की और शक्ति का समय आने पर उचित उपयोग करने की ज़रूरत है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। लगभग 6 बजे का समय हो गया है और मुझे जो मैसेज देना था वो मैसेज मैंने आप लोगों के सामने दे दिया है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।